नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इम्तियाज जिज्ञासु आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के प्रकरण हैंडसांग को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। हैंडसांग के एक एक बिंदु पर बात करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो में अंतिम समय तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। अरे आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। अरे खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। अरे शीशा हूं टूट भी गया, शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। चलिएगा, हैंडसांग कौन था? अगर हैंडसांग की बात करें तो हैंडसांग एक बहुत सीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हैंडसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, कॉपी में नोट कीजिएगा, और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। हैंडसांग ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा वर्णन को उसने अपने एक पुस्तक में लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सियुकी नामक पुस्तक से हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो हैंडसांग के द्वारा लिखी गई। सियुकी नामक पुस्तक से हर्षवर्धन के समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें हैंडसांग के बारे में तो हैंडसांग के जन्म की बात करें तो हैंडसांग का जन्म 600 ईस्वी में चीन के हुनान एक प्रांत नामक एक नगर में हुआ था। पिताजी का नाम हुई था। हैंडसांग के 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। बालक की अवस्था में हैंडसांग के माता पिता का देहांत हो जाता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में वो बौद्ध भिक्षुक बनता है और बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद में वो कहीं बिहारों में जाता है और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में वो बौद्ध धर्म का एक बौद्ध भिक्षुक बन जाता है और भिक्षुक बनने के बाद में वो अनेक देशों की यात्रा करता है। वो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कई स्थान, जैसे हम बात करें, जैसे उनके जन्म स्थान कुशीनारा है, सावरती है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, बोध गया नामक स्थान की यात्रा करता है। वो मात्र 29 वर्ष की आयु में अपने 2 मित्रों को लेकर इंडिया में यात्रा करने के लिए आया था। जब वो इंडिया में यात्रा करने के लिए आया था तब उसका जो टाइम पीरियड अगर इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है 630 से लगाकर 644 के मध्य में हैंडसांग इंडिया में आया था। आइए हम हैंडसांग के बारे में और उसके मुख्य उस समय भारत की स्थिति के बारे में अपन बात करेंगे। उस समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चलिए अपन इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। हैंडसांग, इसके परिचय की अगर हम बात करें तो हैंडसांग एक बहुत सीनी यात्री था। हैंडसांग कौन था? एक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, हैंडसांग एक बहुत सीनी यात्री था। सीनी यात्री था, ये ध्यान रखना। ये भारत में 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के मध्य वो भारत की यात्रा करने के लिए आया था। मध्य भारत देश की यात्रा करने के लिए वो आया था।
हैनसांग उस समय 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन के शासन काल में इंडिया में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न परीक्षा में थे। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था, शासन काल में इंडिया में आया था, तो ये ध्यान रखना है। किसके शासन काल में आया था? 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन के शासन काल में इंडिया में आया। और जब वो भारत के अंदर आया और भारत की यात्रा की और उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, भारत की यात्रा की और एक यात्रा वृत्तांत अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखता है। उस पुस्तक का नाम है सीयूकी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। इसे हैनसांग का यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। इस सीयूकी नामक पुस्तक से हर्षवर्धन के समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति और उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति के बारे में वो सीयूकी नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। हैनसांग एक ऐसा शासक था, उसको कई उपाधियों से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न 2 नंबर में अगर प्रश्न आता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था, आप लिखेंगे यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का, ये प्रश्न कंप्लीट टेस्ट में कई बार, यात्रियों का राजकुमार, इस यात्री को कहते थे, वो हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते थे। उसको नीति का पंडित भी कहते थे। प्रश्न आ जाए, नीति का पंडित किसे कहते थे? उसकी उपाधि थी नीति का पंडित किसे कहते थे? यहां पर मैं लिख देता हूं, नीति का पंडित, कॉपी में नोट कीजिएगा, नीति का पंडित भी हैनसांग। तीसरा उनका नाम था शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। किस यात्री को शाक्य मुनि कहा जाता था? शाक्य मुनि के नाम से किस यात्री को नवाजा गया? तो आप लिखेंगे हैनसांग को शाक्य मुनि के नाम से नवाजा गया था। तो ये ध्यान रखना, यात्रियों का राजकुमार कहते किसे कहते थे? हैनसांग। नीति का पंडित किसे कहते थे? हैनसांग को। शाक्य मुनि किसे कहा गया था? हैनसांग। हैनसांग एक ऐसा यात्री था, वो अपने जालोर जिले के भिनमाल नामक स्थान पे भी यात्रा करने के लिए आया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के किस स्थान पर हैनसांग यात्रा करने के लिए आया था। तो जालोर में एक स्थान है भिनमाल, और भिनमाल नामक स्थान पर उसने यात्रा की थी। तो ये यात्रियों का राजकुमार कहते थे। अगला मैं यहां मिटा देता हूं, कॉपी में साथ साथ में जरूर नोट कीजिएगा। हैनसांग के अगर जन्म की अगर हम बात करें, तो हैनसांग के अगर जन्म की बात करें, तो हैनसांग का जो जन्म है वो 600 ईस्वी में चीन में एक स्थान, चीन में हुनान एक प्रांत नामक नगर में हैनसांग का जन्म हुआ। उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था हुई। पिता का क्या नाम था? हुई था, ये ध्यान रखना है, हुई उनके पिता का नाम। अगली अगर हम बात करें तो हैनसांग के 3 भाई थे और सबसे इंटेलिजेंट जो व्यक्ति था 3 भाई थे, और उसमें सबसे होशियार और इंटेलिजेंट था वो था हैनसांग। कौन था? हैनसांग। देखो उसके दुर्भाग्य की बात देखो कि बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता का क्या हो गया? बचपन में ही देहांत हो गया था। बचपन में ही माता पिता हैनसांग को छोड़कर चले गए। हैनसांग मात्र 13 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता। प्रश्न आ जाए तो हैनसांग ने मात्र 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, कॉपी में नोट करें, दीक्षा ली थी। और फिर इसके बाद में उसने चीन के कई बिहारों में गया और बौद्ध धर्म के बारे में उसने अध्ययन किया।
मात्र 20 वर्ष की आयु में वो बौद्ध भिक्षुक बना था। 20 वर्ष की आयु में हेनसांग बना था बौद्ध भिक्षुक। ध्यान रखियो, बौद्ध भिक्षुक कितनी वर्ष की उम्र में बना था? हेनसांग 20 वर्ष की आयु में वो बौद्ध भिक्षुक बना था। हेनसांग, इस बात का भी आप ध्यान रखें। भिक्षुक बनने के बाद में उसने कई देशों पर बौद्ध धर्म का विस्तार से अध्ययन करने के लिए कई देशों की यात्रा की। अगर देश में किसी का नाम आता है तो जैसे तिब्बत है, तिब्बत नामक स्थान पर गया। इंडिया में उसने यात्रा की, श्रीलंका, कई देशों में उसने यात्रा की थी। वो अपने मात्र 29 वर्ष की आयु में अपने 2 मित्रों को, अपने 2 साथियों को लेकर इंडिया में यात्रा करने के लिए आया था। मात्र 29 वर्ष की आयु में वो इंडिया में यात्रा करने के लिए आया था। हेनसांग अपने 2 मित्रों को लेकर। इतना आप परिचय में लिखेंगे। यात्री को राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं उसको, और शाक्य मुनि के नाम से हेनसांग को जाना जाता है। हेनसांग की पुस्तक का नाम सियूकी था, जिससे इंडिया में उस समय की स्थितियों के बारे में विस्तार से अध्ययन हम कर सकते हैं। चलिएगा हम एक मुख्य बिंदु उस समय स्थिति के बारे में बात करें। उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, हम बात करें समाज की। देखो, जब हेनसांग अपनी सियूकी पुस्तक में लिखता है कि उस समय इंडिया में समाज कैसा, तो समाज उसमें 4 भागों के अंदर डिवाइड था। ध्यान रखना, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और तीसरे नंबर का आता था शूद्र। ये जातियों के अंदर उस समय समाज विभाजित था। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य है यज्ञ एवं कर्मकांड करवाना। यज्ञ कर्मकांड करवाने का जो काम किया करते थे वो ब्राह्मण किया करते। क्षत्रियों का काम था प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना। ये क्षत्रियों के काम हुआ करते थे। क्षत्रियों के काम था प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। ये काम क्षत्रियों का हुआ करता था उस समय, हर्षवर्धन के समय की। वैश्य लोग थे, उस समय व्यापार आदि का कार्य किया करता था। उस समय जो व्यापार है विदेशी, वो आंतरिक व्यापार भी हुआ करते थे। विदेशी व्यापार थे वो जहाजों के माध्यम से हुआ करते थे। उस समय बंदरगाह भी थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रमुख स्थान था। और जो आंतरिक व्यापार की अगर हम बात करें, बहुत सारे मार्गों के माध्यम से उनका आंतरिक व्यापार भी उस समय हुआ करता था। इस समय जो शूद्र जाति के लोग थे वो खेतीबाड़ी आदि करने का काम करते थे। तीनों वर्णों की सेवा करने का अगर काम दिया गया था वो शूद्र लोगों को दिया गया था। उस समय जो हमारा जो समाज था वो इस तरीके के था। अगर उस समय अगर हम बात करें तो उसकी सामाजिक स्थिति की अगर मैं बात करें तो ये लोग हैं वो सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। रेशमी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का बात करें तो जो सूती वस्त्र की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र है तो वो ग्रीष्म ऋतु में पहनते थे। जैसे ऊनी वस्त्र है तो शरद ऋतु में इसका उपयोग किया जाता था। और रेशमी वस्त्र है बड़े राजा महाराजा और बड़े पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे उस समय रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ज्यादातर लोग हैं वो सफेद वस्त्र पहनते थे। ध्यान रखना है, ज्यादातर लोग सफेद वस्त्रों का उपयोग करते थे हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर। ये उनके जो अगर वस्त्र की अगर हम बात करें तो ये सफेद वस्त्रों का उपयोग करते थे। उस समय जो लोग बहुत बड़े धनी हुआ करते थे, धनी लोग भी उस समय यानी कई लोग धनी हुआ। उस समय हेनसांग अपनी सियूकी पुस्तक में कहते हैं कि उस समय जो इंडिया के लोग थे वो मांसाहार का सेवन नहीं करते। मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। मांसाहार का सेवन नहीं करते थे इंडिया के लोग, मांस नहीं। उस समय जो ब्राह्मण, उस समय बात करें तो ब्राह्मण लोग हैं वो मदिरे का सेवन नहीं करते थे। मदिरे का सेवन, मदिरे का जो मदिरा होता है वाइन वगैरह, उस समय मदिरा
का सेवन ब्राह्मण जाति के लोग नहीं किया करते थे। केवल क्षत्रिय और वैश्य लोग थे वो उस समय मदिरे का सेवन किया करते थे। कौन? क्षत्रिय और वैश्य लोग हैं, साथ में लिखते रहे, क्षत्रिय और वैश्य लोग हैं वो मदिरे का सेवन किया करते थे। अगर भोजन की बात करें तो कौन कौन सा कैसा भोजन करते थे, तो वे भोजन में प्रमुख रूप से अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वे रोटी है, सब्जी का उपयोग करते थे, घी का उपयोग करते थे, दूध का उपयोग करते थे, मक्खन का उपयोग करते थे और सरसों आदि का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था। रोटी, सब्जी, घी, दूध, दही, मक्खन और तेल में सरसों का उपयोग किया जाता था भोजन के अंतर्गत। ये लोग हैं, हैंसन कहता है कि ये लोग लहसुन, जैसे अपन कहते हैं लहसुन बोलते हैं, प्याज बोलते हैं, लहसुन और प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं करते थे। ये हैंसन कहते हैं लहसुन व प्याज का उपयोग नहीं करते थे इंडिया के लोग। ये हैंसन अपनी सीयू की पुस्तक के अंतर्गत कहता है। इंडिया के लोग बड़े सत्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर थे, ईमानदार लोग थे। हैंसन कहता है कि जो ये लोग थे बड़े सत्यनिष्ठ थे, हमेशा सत्य को बोलते थे, सत्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, कर्तव्य के प्रति कर्तव्यवान थे और चरित्रवान थे। उनका व्यवहार है वो बड़ा मधुर था, बड़े नर्म व्यवहार था, बड़ा मधुर व्यवहार था, बड़ा मीठा बोलते थे और जो अतिथि का खूब सत्कार करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे, अतिथियों को खूब मान सम्मान देते थे। जैसे ही हर्षवर्धन यानी हैंसन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है, उस समय हैंसन एक बहुत बड़ा जो सम्मेलन करता है, जैसे कन्नौज ब्रह्म सम्मेलन 643 ईस्वी के आसपास में है। तो उस सम्मेलन में हैंसन को वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अतिथियों को खूब सत्कार और मान सम्मान हुआ करता था। उस बात का ध्यान रखें, ये उसकी सामाजिक स्थिति थी। सामाजिक स्थिति को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिएगा अगले बिंदु से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। वो धार्मिक स्थिति, उस समय लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? उस समय लोगों की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसे थी? कॉपी में साथ में नोट जरूर कीजिएगा। उस समय भारत के अंदर हैंसन कहता है कि भारत के अंदर ब्राह्मण धर्म का प्रसार था। ब्राह्मण धर्म के लोगों को प्रसार हो रहा था। ब्राह्मण धर्म के लोगों को मानने वाले लोग भी रहते थे वहां पर। उस समय जो भारत के व्यापक प्रसार था, यानी बहुत सारे लोग ब्राह्मण धर्म को भी मानने वाले थे। उस समय जो ब्राह्मण धर्म था वो दो भागों के अंदर डिवाइड था। हर्षवर्धन के समय में जो ब्राह्मण धर्म है वो दो भागों में डिवाइड है। एक वैष्णव धर्म, दूसरा है शैव धर्म। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे उनको आलावार कहा जाता है, आलावार, और शैव धर्म के अनुयायी को नियालार कहा जाता है। ध्यान रखना, लिखिए साथ में। शिवजी भगवान की यानी विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोगों को साथ में कॉपी लिखे। विष्णु भगवान को मानने वाले या विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोगों को आलावार कहते थे, और शिवजी भगवान की पूजा करने और उनको मानने वाले लोगों को शिवजी भगवान की पूजा करने और उनको मानने वाले लोगों को न्याला कहा जाता। उस समय जो ब्राह्मण धर्म के जो प्रसिद्ध केंद्र थे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय में जो ब्राह्मण धर्म के जो प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, जहाँ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, वो था प्रयाग और वाराणसी। ब्राह्मण धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे उस समय हर्षवर्धन के? तो आप लिखेंगे प्रयाग और वाराणसी। वाराणसी है ये ब्राह्मण धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे हर्षवर्धन के समय में। हैंसन कहता है कि उस समय वाराणसी नामक स्थान पर 100 फुट
100 फुट ऊंची शिवजी की मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? वाराणसी नामक स्थान पे। तो हेनसांग ने कहा कि उस समय जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मानने वाले अनुयायी उस समय बहुत अधिक हुआ करते थे। ये हेनसांग अपनी शिवकी नामक पुस्तक के अंतर्गत कहता है, तो ये ध्यान रखना है। ब्राह्मण धर्म के अंदर यज्ञ और हवन आदि करवाने का काम भी करते थे। ये भी हवन और यज्ञ का देवताओं को खुश करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, कई प्रकार के हवन आदि उस समय देवताओं को खुश करने के लिए किए जाते थे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये ब्राह्मण धर्म था। बात करें उस समय अपन ब्राह्मण धर्म के बारे में, आपने लिखा ये प्रश्न देखो कई बार आया है कि नियाना और आलावाद से क्या तात्पर्य है। इस बार ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप लिख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको बता दिया। चलिएगा हम दूसरी बात में उसकी धार्मिक व्यवस्था में, तो उस समय बौद्ध धर्म का भी खूब प्रसार था, बौद्ध धर्म का भी खूब बोलबाला था, बौद्ध धर्म का भी प्रसार था, यानी खूब प्रसार था इंडिया में। उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इंडिया के अंदर उस समय रहते थे। उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों के अंदर डिवाइड था। बौद्ध धर्म भी उस समय दो भागों में डिवाइड था। एक का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम था महायान। हीनयान लोग हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और महायान है वो मूर्ति पूजा को मानते थे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अंतर पूछे तो लिख सकते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये ध्यान रखना है। महायान और उसमें हीनयान के अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत खूब सारा जो अपन, उसमें बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं थी। हेनसांग कहते हैं उस समय बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं हुआ करती थी। बौद्ध धर्म को लेकर कई प्रकार के उसमें मठ, विहार और स्तूप बने हुए थे। यानी उस समय अनेक बौद्ध मठ और विहार बने हुए थे। उस समय इंडिया में अनेक बौद्ध मठ और विहार बने हुए थे। इंडिया में बौद्ध धर्म को लेकर अनेक बौद्धों ने मठ विहारों का निर्माण कराया। ये मठ और विहार है वो बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान था, जहाँ बौद्ध भिक्षुक हैं वो धार्मिक क्रियाएं किया करते थे, प्रार्थना वगैरह किया करते थे। तो ध्यान रखना इसमें खूब। हेनसांग कहता है कि उस समय मैंने इंडिया में 5000 विहार देखे थे। 5000 विहार होने की बात करता है। कितने विहार थे? हेनसांग कहते हैं कि उस समय जो इंडिया में है वो लगभग 5000 विहार थे। ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान और महायान। मूर्ति पूजा के जो विरोधी थे उसको हीनयान कहते थे, जो मूर्ति पूजा के पक्ष में थे उसको महायान कहते थे। दो महात्मा बुद्ध की जैसे ही मृत्यु हो गई तो जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया था। उस समय उन्होंने, हेनसांग कहते हैं कि उस समय भारत के अंदर कई मठ, विहार, शैत्य आदि बने हुए थे। इसलिए अगर बात करें तो वो हेनसांग कहते हैं कि मैंने 5000 विहार उस समय इंडिया में देखे थे। उस समय अगर बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों की बात करें तो जैसे कौशाम्बी है, सावरती की बात करेंगे, कुशीनारा की बात करेंगे, बौद्ध गया नामक कई स्थान ऐसे थे जहां बौद्ध धर्म का खूब बाहुबल हुआ करता था। इसके साथ में हेनसांग कहते हैं कि उस समय भारत में जैन धर्म भी प्रचलित था। आइए जैन धर्म कितने भागों के अंदर डिवाइड हुआ? उस समय अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म का भी भारत के अंदर बाहुबल था। जैन धर्म का भी खूब प्रसार था इंडिया में। जैन धर्म है वो दो भागों के अंदर डिवाइड था। अगर 2 नंबर में यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड था, उनका नाम क्या था। तो आप नाम में लिखेंगे यानी जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड था। एक का नाम है दिगंबर, दूसरे का नाम था श्वेतांबर। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया है। दिगंबर से क्या तात्पर्य है आप लिखेंगे, ऐसे अनुयायी जो नग्न अवस्था में रहते थे उनको दिगंबर कहते थे।
थे, ऐसे अनुयायी जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, उसे दिगंबर कहा जाता था। यह दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित था। श्वेतांबर किसे कहते थे? ऐसे अनुयायी जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, उसे श्वेतांबर कहा जाता था। श्वेतांबर कहा जाता था। 2 नंबर प्रश्न है जो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उस समय हेल्सान कहते हैं कि उत्तर भारत के अंदर जो जैन धर्म था वो पतन की गर्त के अंतर्गत चला गया था, और दक्षिण भारत के अंदर उस जैन धर्म का खूब प्रसार हो रहा था। उत्तर भारत में उनकी जैन धर्म की अवनति हो गई थी। ऐसा हेल्सान अपनी शिव नामक पुस्तक के अंतर्गत कहता है कि जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड था, जो दिगंबर और श्वेतांबर। ऐसे अनुयायी जो नग्न अवस्था में रहते थे उसको दिगंबर कहते थे, ऐसे अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहते थे। और दूसरी अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर उस समय जैन धर्म का पतन हो चुका था और दक्षिण भारत के अंदर जैन धर्म का खूब प्रसार हो रहा था। तो ये बात भी उसने कही गई। चलो अगले दिन कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। बात करें उस समय राजनीतिक स्थिति की, उस समय उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी? हेल्सान कहता है, उस समय हेल्सान ने कहता है कि हर्ष था वो बड़ा परिश्रमी व्यक्ति, हर्ष बड़ा परिश्रमी व्यक्ति था, हमेशा काम परिश्रमी व्यक्ति एवं राजा था, जो हमेशा कामकाज करता था। वो जनहित के कार्यों में हमेशा लगा रहता, हमेशा जनहित, जनता, जनहित के कार्यों, जनहित के कार्यों में लगा रहता था, हमेशा जनता की भलाई में लगा रहता था, जनता के नैतिक एवं भौतिक उन्नति के बारे में और जनता के कल्याण के बारे में सोचता रहता था, जनहित कार्यों में लगा रहता था। ऐसा परिश्रमी व्यक्ति था राजनीतिक स्थिति में। बात करें तो उस समय जो हर्षवर्धन ने अपने पूरे दिन को 3 भागों में डिवाइड किया था भाई, 3 भागों के अंदर डिवाइड किया, मैं बांटा था अपने दिन को। पहले भाग के अंदर वो शासनकारी करता था, पहला भाग में क्या करता था? वो शासनकारी करता था। 2/3 भाग के अंतर्गत अगर बात करें, 2/3 भाग के अंतर्गत वो जनहित के कार्यों को देखता था, जनहित के कार्य को देखता था, कार्य को देखता था, ये ध्यान रखना, जनहित के कार्य को देखता था, शासन कार्य करता था। 3 भागों में डिवाइड किया। वो समय समय पर अपने राज्य का दौरा करता था, राज्य का दौरा करता था। जिस प्रकार अपने कलेक्टर साहब वगैरह होते हैं, जनता की भलाई के लिए दौरा करते हैं, उसी प्रकार हर्षवर्धन भी अपने राज्य का दौरा करता था और दौरा करने के बाद में जनता के दुख और कष्टों का निवारण करता था हर्षवर्धन। जनता की दौरा करने के बाद जनता के कष्टों व दुखों का निवारण करता था, दुखों का निवारण करता था। कौन? हर्षवर्धन। इस बात का ध्यान रखें, कौन करता था? हर्षवर्धन। जनता के कल्याण, उसकी भौतिक एवं नैतिक उन्नति में हमेशा यानी बना रहता। ये बड़ा उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने जनता पर केवल थोड़े ही कर लगाए थे। बड़ा उदार था, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परोपकारी था, जनता पर थोड़ा ही टैक्स लगाया था। उनके समय में जो भूमिकर था वो 1/6 लिया जाता था। ध्यान, हर्ष के समय में जो भूमिकर था वो कितना लिया जाता था? कई बार ये प्रश्न आया है परीक्षा में 2 नंबर में, तो वो 1/6 भाग भूमिकर और टैक्स के रूप में हर्षवर्धन के शासनकाल में लिया जाता है, 1/6। इसके अलावा उनके जो टैक्स थे, जैसे सार्वजनिक टैक्स हैं,
दान पुण्यों के ऊपर टैक्स लिया जाता था। अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भी कर व टैक्स, पदाधिकारियों से भी कर व टैक्स लिए जाते थे। तो इस बात का ध्यान, विद्वानों को अगर कोई पुरस्कार दिया जाता था तब भी टैक्स लिया जाता था। तो खूब सारे उनकी अगर हम टैक्स में बात करें तो देखो ऊपरी महाकर, ये एक ऐसा कर था, ऊपरी महाकर है हर्षवर्धन से समझे, ऊपरी महाकर ये एक ऐसा कर था जो ऐसा कर ऊपरी महाकर उन किसानों से लिया जाता था जिससे किसानों का भूमि पर स्वामित्व था, इस तरह। दूसरा हम बात करें तो धान्य कर, ये विशेष फसलों पर लिए जाने वाले कर को धान्य कर कहते थे। क्या कहते हैं? विशेष फसलों पर लिए जाने वाले कर को धान्य। हिरण्य कर, ये एक ऐसा पदार्थ था, ये ऐसा कर था जो खनिज पदार्थों से लिया जाता था। जो जमीन से खोदकर कोई वस्तु निकली जाती थी, उससे जो कर व टैक्स लिया जाता था उसको हिरण्य कर कहा जाता था। तो ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय में 1/6 कर लिया जाता था। हिरण्य कर से क्या तात्पर्य है? खनिज पदार्थों से लिए जाने वाले कर को हिरण्य कर कहते हैं। धान्य कर किसे कहते थे? विशेष फसलों से लिए जाने वाले कर व टैक्स को धान्य कर कहते थे। ऊपरी महाकर से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखेंगे कि जब यानी भूमि के किसानों जो स्वामित्व होता था उनसे जो कर व टैक्स लिया जाता था, ये बहुत सारे कर व टैक्स है। इसके अलावा सिंचाई पर टैक्स लिया जाता था, सड़कों पर टैक्स लिया जाता था, कर्मचारियों पदाधिकारियों के ऊपर भी कर व टैक्स लिया जाता था। धार्मिक कर व टैक्स भी हर्षवर्धन के शासनकाल के अंतर्गत लिए जाते थे। बात करें हर्षवर्धन के समय में कठोर दंड व्यवस्था दी जाती, कठोर दंड दिया जाता। हर्षवर्धन के समय में कठोर दंड व्यवस्था, दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? कठोर दंड दिया जाता था। हर्षवर्धन में कठोर दंड दिया जाता था, दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक अपराध करता था, अगर किसी व्यक्ति ने सामाजिक अपराध किया है हर्षवर्धन के समय में, तो उसको सामाजिक अपराध के लिए उसको कौन से दंड दिया? उसको अंग भंग करना, अंग भंग करना, देश से निष्कासित करना, देश से निष्कासित करना दंड दिया जाता, देश से निकाला जाता था। अंग भंग करना, जैसे आंखें फोड़ दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट दिए जाते थे, तो ये अंग भंग करना, ये सजा दी। अगर कोई भी व्यक्ति राजद्रोह का अपराध करता था, राजद्रोह यानी राज्य के साथ धोखा और विश्वासघात करता था, तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। हर्षवर्धन कहता है, यानी हेनसांग कहता है कि उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, कारावास की सजा दी जाती थी, ध्यान रखियो, आजीवन कारावास की क्या दी जाती थी? सजा। अगर कोई भी व्यक्ति साधारण अपराध करता था, हेनसांग कहता है अगर किसी ने छोटा सा अपराध किया है, साधारण अपराध करता था साधारण, तो उसको अर्थदंड दिया जाता था, कुछ पैसे भर के उसको छोड़ दिया जाता था, अर्थदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता? अर्थदंड दिया जाता। साथ में उनको विष, जल व अग्नि की परीक्षा भी देनी पड़ती थी। उनको विष, जल व अग्नि की परीक्षा भी दी जाती थी, अग्नि की परीक्षा देनी पड़ती थी। ज्ञान की तो देखो, अपराध करने पर उनको जहर भी पिलाया जाता था, जल में डुबो दिया जाता था, आग में उसको झोंक दिया जाता था। ऐसे उसमें इतनी पाबंदी होने के बाद, कड़ी सजा होने के बाद भी हर्षवर्धन के शासनकाल में अपराध होते रहते थे। हेनसांग कहते थे कि मैं हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज से गुजर रहा था, तो वहां पर लुटेरों ने मुझे खूब लूटा, तो वहां पर अपराधी प्रवृत्ति फिर भी बनी हुई थी उस समय में। चलिएगा, ये अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। देखो, दूसरी अगर बात करें तो उनकी सेना,
हैंसन कहता है कि हर्षवर्धन के पास में पैदल सैनिक, अश्व सैनिक, गजरूपी सेना थी। उस समय जो रथ सेना का जो प्रचलन है वो समाप्त हो चुका था। आइए सेना की अगर बात करें, राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो सेना की भी बात कर लेते हैं। सेना कैसी थी? देखो बड़ा प्रश्न आता है तो आप अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं। उस समय उनकी अगर सेना की अगर हम बात करें सेना, तो हैंसन कहता है कि उनकी सेना में पैदल सैनिक थे, अश्व सेना थी और गजरूपी सेना थी। गजरूपी सेना उसके साथ उसके पास थी। दूसरी अगर हम बात करें तो उस समय रथ सेना का प्रचलन समाप्त हो चुका था। रथ सेना का प्रचलन हैंसन कहता है समाप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका। रथ सेना उस समय समाप्त हो चुकी। हैंसन कहता है कि उसके पास 6 लाख सेना थी। कितनी सेना थी? 6 लाख की हैंसन कहता है। उसके पास 60,000 अश्वारोही सेना थी। अश्वारोही घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते थे और अश्वारोही सेना के जो अध्यक्ष होते थे जिसको ब्रजेश्वर कहा जाता है, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ध्यान रखना। दूसरी उनके पास गज सेना थी और गज सेना के जो अधिकारी थे उसको बोलते थे भट्टा अश्वपति। भट्टा अश्वपति कहा जाता था, ध्यान रखिए। गज सेना के अधिकारी को भट्टा अश्वपति या कटुक कहा जाता था, ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे उसको महासंधि विग्रह अधिकृत कहा जाता था। जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था, ध्यान रखना, नोट कीजिए, महासंधि विग्रह अधिकृत से क्या तात्पर्य है कि हर्षवर्धन के समय में सेना के सबसे बड़े अधिकारी क्या थे? भट्टा अश्वपति से क्या तात्पर्य है? सेना का संचालन करने वाले अधिकारी को नहीं, बला अधिकृत, सॉरी भट्टा अश्वपति नहीं, बला अधिकृत से क्या तात्पर्य है? बला अधिकृत से क्या तात्पर्य है? सेना का संचालन करने वाले अधिकारी को बला अधिकृत कहा जाता था। तो ये याद रखना है, सेना उस समय इस तरीके से हुआ करती थी, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगले जो बिंदु है हमारी आर्थिक अवस्था, उस समय व्यापार कैसा था? व्यापार कौन कौन से मार्गों से होता था? वो मार्ग कौन कौन से थे? बंदरगाह कौन से थे? और कौन कौन सी उद्योग धंधे उस समय थी? उस पर हम थोड़ी बात चर्चा। उस समय जो कृषि व्यवस्था थी वो बड़ी उन्नत अवस्था में, सबसे बेस्ट कृषि व्यवस्था बड़ी उन्नत अवस्था में। कृषि व्यवस्था बड़ी उन्नत अवस्था के अंदर थी। उन्नत यानी अच्छी अवस्था में थी, उन्नत अवस्था के अंतर्गत थी, अवस्था में थी। कृषि का लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में वो कृषि के ऊपर निर्भर थे और वो सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती थी। सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती थी, ध्यान रखना, सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती थी। कृषि में उत्पादन खूब होता था, खूब उत्पादन होता था। जालंधर, उस समय जालंधर और कश्मीर नामक स्थान पर फलों की खेती होती थी। फलों की खूब खेती होती थी। ये हैंसन कहते हैं फलों की खेती होती थी। कश्मीर और जालंधर नामक स्थान की अपन बात करते थे, फलों की खूब खेती होती थी। उस समय अगर उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों में सूती ऊनी और रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते थे उद्योग धंधों में। और उस समय जो कन्नौज शहर था वो बड़ा समृद्ध शहर था। कन्नौज शहर है वो उस समय बड़ा समृद्ध था, बड़ा यानी परिपूर्ण राज्य था कन्नौज, ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन के समय में सबसे जो समृद्ध है, सबसे शक्तिशाली जो राज्य थे वो राज्य कौन सा था? वो कन्नौज था, बड़ा संपन्न था कन्नौज। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। और उस समय जो नगर थे, बड़े बड़े जो नगर थे कन्नौज वगैरह, तो उसमें कई प्रकार के जैसे उद्यान लगे हुए थे, उद्योग लगे हुए थे, तालाब लगे हुए थे, बाग लगे हुए थे। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो उस समय जो व्यापार है वो 2 मार्गों से हुआ करता था। व्यापार भी उन्नत अवस्था के अंतर्गत था, व्यापार होता था उस समय। और जो व्यापार है वो 2 मार्गों से होता था। एक है स्थल मार्ग
और दूसरा जल मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था। जो आंतरिक व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से हुआ करता था, विदेशी व्यापार था वो जल मार्ग से हुआ करता था। स्थल मार्ग में अगर किसी की मार्ग की बात करें तो जिसमें काफी व्यापार होता था। अगर स्थल मार्ग की बात करें तो उस समय जो प्रमुख मार्ग था पाटलिपुत्र से लेकर मगध होते हुए भरोस तक वो मार्ग जाता था। यहाँ से जो वस्तुएं जो तैयार होकर वो कहाँ जाती थी, ये अगर इसकी बात करें तो ईरान और यूरोप नामक देश के चीन नामक देश है, तो वहां पर इन वस्तुओं को भेजा जाता था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ईरान और यूरोप में इस वस्तुओं को भेजा जाता था। जल मार्ग से जहाजों के माध्यम से विदेशी व्यापार हुआ करता था, आयात निर्यात हुआ करता था। जैसे ताम्रलिप्त बंदरगाह है सुमुद्रा मलया नामक बंदरगाह से इन वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। आयात और निर्यात से कई क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। हमने एक एक बिंदुओं के ऊपर बात किया, इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर मिलेंगे जो परीक्षा में अपनी अहम भूमिका जरूर अदा करेंगे। इसके तब तक के लिए मेरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नरेंद्र पाल सिंह आपसे विदा लेता हूँ।